नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की सेशन में। तो दोस्तों, हमारी जो कल तक की चर्चा हुई थी, वो स्वर और व्यंजन जो 53 वर्ण हैं हमारे, इनके ऊपर हो चुकी थी और हम धीरे-धीरे अपनी हिंदी वर्णमाला को पूरी तरीके से एक ग्राफ बनाने के बाद आगे बढ़ चुके थे और हम स्वरों के विभाजन तक पहुँच चुके थे कि स्वरों का जो विभाजन है, यानी स्वरों का जो अध्ययन किया जाएगा विभाजन करके, वो कितने प्रकार से किया जाएगा। तो हमारी चर्चा यहाँ तक हो गई थी कि हम स्वरों का जो विभाजन है उसको 119 प्रकार से कर सकते हैं, लगभग 119 प्रकार से, कोई निर्धारित नहीं है। लेकिन हम 119 प्रकार से पढ़ने जाएँगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो हम अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे ज़रूरी हैं, हम उनको देखेंगे। तो हम उनको कवर करेंगे जो अति महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए एक बार हम उनका चार्ट बना लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक था, वो था वर्णमाला। वर्णमाला दोस्तों, क्लास संख्या 3 है। तो हम स्वरों के विभाजन तक पहुँच चुके थे। तो हम जो है आज स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे और स्वरों का वर्गीकरण जो है स्वरों का वर्गीकरण। तो जो स्वरों का वर्गीकरण हम करेंगे, स्वरों का वर्गीकरण हम मुख्य मुख्य रूप से देखेंगे। तो सबसे पहला क्या देखेंगे? व्युत्पत्ति या रचना या बनावट बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर। फिर नंबर 2 हम देखेंगे जिह्वा के प्रयुक्त स्थान के आधार पर। 2 हो गया। फिर नंबर 3 हम देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। नंबर 4 जो देखेंगे, नंबर 4 हमारा होगा मुख खुलने के आधार पर। नंबर 5 क्या होगा? ओष्ठों या मुखाकृति के आधार पर। और नंबर 6 जो होगा आपका, उच्चारण में लगने वाले समय या कालमान के आधार पर। तो दोस्तों, हम मुख्य रूप से जो स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे, वो इन्हीं 6 प्रकार से देखेंगे। इन्हीं 6 प्रकारों से क्वेश्चन भी बनता है और यही हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी हैं। यही हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो हम इन्हीं 6 प्रकार से देखेंगे: व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर, जिह्वा के प्रयुक्त स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, और मुख खुलने के आधार पर, ओष्ठों या मुखाकृति के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय या कालमान के आधार पर। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, इनको एक एक करके सभी को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं
और हमारी सीरीज इसी में आगे बढ़ती रहेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्युत्पत्ति या इनका नाम जरूर आप लोग सारा नोट कीजिएगा, जो जितने भी नाम बताए जाएंगे उनको आप नोट करते रहिए, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं कि व्युत्पत्ति ही पूछे, कई बार रचना के आधार पर पूछ लेता है, कई बार बनावट के आधार पर पूछ लेता है। इनके नाम जरूर आपको याद होने चाहिए, जो जो ये वर्गीकरण के प्रकार हैं। इनको हम बहुत डीपली देखेंगे, क्योंकि व्याकरण में जो आपका ये वर्णमाला टॉपिक है ये इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ से कोई भी एग्जाम हो इससे बचकर नहीं जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको हमें नहीं छोड़ना है, इसको इतना मजबूती से पढ़ना है कि ये जो है पूरा तैयार हो जाए। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर। तो दोस्तों इस आधार पर व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर जो स्वर हैं वो दो प्रकार के हैं। दो प्रकार के कौन कौन से? मूल स्वर हैं। नंबर एक आपके क्या हुए? मूल स्वर। नंबर एक आपका हो गया मूल स्वर। और नंबर दो आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? संधि स्वर। नंबर दो आपका हो जाएगा संधि स्वर। नंबर दो आपका हो जाएगा संधि स्वर। तो आपका ये जो व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर जो स्वर है वो एक हो गया आपका मूल स्वर, एक हो गया आपका संधि स्वर। तो मूल स्वर जो आपके हैं वो क्या है, क्या कहलाएंगे? इनकी परिभाषा हम देखते हैं। इनको क्या कहेंगे? वे स्वर वे स्वर जो स्वतंत्र हैं, अर्थात किसी अन्य स्वर के मेल या योग से नहीं बने हैं मूल स्वर हैं। अब मूल स्वरों की संख्या क्या है? मूल स्वर चार होते हैं। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ और री। यही चार आपके मूल स्वर हैं। मूल स्वर की संख्या कितनी है? चार है। इनके अन्य नाम, अन्य नाम भी इनके हैं। मूल स्वरों के अन्य नाम, मूल स्वरों के अन्य नाम, इन्हें और क्या कहा जाता है? नैसर्गिक, नैसर्गिक स्वर। के बाद बीजाक्षर, बीजाक्षर। और इन्हें क्या कहा जाता है? रूढ़ स्वर। और क्या कहते हैं इन्हें? हम क्या कहते हैं? बीजाक्षर हो गया, रूढ़ हो गया, नैसर्गिक हो गया। इन्हें जड़ स्वर भी कहा जाता है। जड़ स्वर, क्योंकि बिना इनके हम वर्णों की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये इसीलिए इनको नैसर्गिक कहा जाता है, यानी ये जरूरी है, अत्यंत महत्वपूर्ण है वर्णमाला में। इन्हें बीजाक्षर कहा जाता है क्योंकि इन्हीं से उत्पन्न हुआ है सब कुछ। इन्हें रूढ़ कहा जाता है क्योंकि ये अति आवश्यक है, अनिवार्य है। जड़ स्वर यानी यही जो है जड़ है, बीज है, नैसर्गिक स्वर। तो ये इनके चार अन्य नाम हो गए और ये चार होते हैं। मूल स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जो स्वतंत्र हैं,
अर्थात किसी स्वर के मेल अन्य स्वर के मेल या योग से नहीं बने मूल स्वर कहलाते हैं। अब आइए संधि स्वर देखते हैं। संधि स्वर किसे कहते हैं? संधि स्वर आपका जो होगा, संधि स्वर वे स्वर जो अन्य स्वरों के मेल से बने हैं, संधि स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जो अन्य स्वरों के मेल से बने हैं संधि स्वर कहलाते हैं, यानी ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये मेल से बने होंगे। ये कितने होते हैं? जब 4 यहाँ हो गए हैं तो अब बाकी जो बचे हुए हैं वो सब संधि स्वर ही होंगे। तो हम देखते हैं जो अन्य बचे हुए हैं उनको देखते हैं एक बार। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, उसके बाद आपका ए, ऐ, ओ, औ। ये जो आपके साथ हो गए, ये 7 आपके जो हो गए ये संधि स्वर हैं। अब आइए देखते हैं संधि स्वर हैं कैसे ये। इन्हें संधि स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि बड़ा आ कैसे बना है? आ प्लस आ से बड़ा आ बन गया। ई प्लस ई से बड़ी ई बन गया। ऊ प्लस ऊ से बड़ा ऊ बन गया। ए कैसे बना? आ प्लस ई के योग से ए बना। आ प्लस ई के योग से ए बना। और आ प्लस ए के योग से ए बन गया आपका। फिर आ और ऊ के योग से ओ बना। आ प्लस ओ के योग से औ बना। तो ये आपके हो गए मूल स्वर। वे स्वर जो स्वतंत्र हैं अर्थात किसी अन्य स्वर के मेल या योग से नहीं बने हैं, मूल स्वर हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, यही आपके 4 जो हैं मूल स्वर हैं। इनके अन्य नाम क्या है? नैसर्गिक स्वर, बीजाक्षर, रूढ़ स्वर, जड़ स्वर। फिर आपके आते हैं संधि स्वर नंबर 2। वे स्वर जो अन्य स्वरों के मेल से बने होते हैं उन्हें संधि स्वर कहते हैं। संधि स्वर कितने होते हैं? संधि स्वर 7 होते हैं। संधि स्वर कितने होते हैं? संधि स्वर आपके 7 होते हैं। 7 4 11 स्वर आपके हो गए ये। अब ये जो 7 हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, कैसे बने हैं ये भी आपके सामने है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनको हम थोड़ा सा और डीप ले जाएंगे। तो हम इन्हीं में जो हमारी स्वर संधि है वो हमारी इसी के आधार पर है, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर ही हमारी संधि स्वर पूरी है, पूरी पूरी निर्भर करती है। तो इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हमारी जो संधि है वो भी यहाँ क्लियर हो जाएगी। तो हमारे जो सबसे पहला प्रकार है व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर, वो आपका पहला हो गया मूल स्वर, दूसरा हो गया संधि स्वर। तो संधि स्वर को हम और आगे ले चलेंगे। संधि स्वर को 2 भागों में विभक्त किया जाएगा। संधि स्वर इतना आपका हो ही गया होगा, इसके आगे हम देखते हैं। आगे हम देखते हैं, आगे हम इस प्रकार से देखते हैं कि संधि
स्वरों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, विभक्त किया जा सकता है। तो जो हमारी व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर दो प्रकार के थे, एक हमारे मूल थे, दूसरे थे संधि। अब संधि स्वरों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। वो दो भाग कौन 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 से? वो दो भाग हमारे हैं, नंबर एक सजातीय संधि स्वर, सजातीय संधि स्वर, और नंबर दो क्या है? विजातीय संधि स्वर, विजातीय संधि स्वर। नंबर एक आपका क्या हो गया? सजातीय संधि स्वर, और नंबर दो आपके विजातीय संधि स्वर। तो अब आइए इनको देखते हैं, सजातीय और विजातीय क्या है। सजातीय वो हैं वे स्वर जो एक समान स्वरों की संधि से बने हैं, स्वरों की संधि से बने हैं। सजातीय कौन से हैं? सजातीय यानी समान जाति के, एक ही परिवार के जो हैं। सजातीय संधि स्वर वे स्वर जो एक समान स्वरों की संधि से बने हैं। एक समान स्वरों की संधि से कौन कौन से बने? अभी पीछे हमने विभाजन में देखा था, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ। ये आ प्लस आ यानी सजातीय से बना था। ये ई प्लस ई सजातीय से बना था। ऊ प्लस ऊ के योग से बना था ये। तो ये हमारे हो गए सजातीय। सजातीय कितने हैं? सजातीय संधि स्वर 3 हैं। अब विजातीय किन्हें कहेंगे? विजातीय यानी बिना जाति के, किसी से भी मिलकर बन जाएंगे ये। तो वे स्वर जो अन्य स्वरों की सहायता से, अन्य स्वरों की सहायता नहीं, अन्य स्वरों के योग या संधि से बने हैं। वह स्वर जो अन्य स्वरों के योग या संधि से बने हैं, उन्हें हम विजातीय कहते हैं। अब विजातीय कौन कौन से हैं? विजातीय आपका क्या हो गया? ए हो गया, ऐ हो गया, उसके बाद ओ हो गया, ओ हो गया। तो इनको देखते हैं। ऐ कैसे बना है? आ प्लस ई के योग से ए बना है। आ प्लस ई के योग से ऐ बना है। आ प्लस ऊ के योग से ओ बना है। आ प्लस ओ के योग से औ बना है। तो यहाँ पर देख के क्लियर हो रहा है इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। तो सजातीय कौन कौन से हैं? जो वे स्वर जो एक समान स्वरों की संधि से बने हैं, यानी यहाँ देखिए एक समान दोनों स्वर है ना। सजातीय है आ, बड़ा आ, छोटी छोटी बराबर बड़ी, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ हो गया। वैसे यहाँ पर विजातीय यानी जो अन्य स्वरों के योग से बना है। यहाँ देखिए सब में आ तो है, लेकिन आ के बाद यहाँ आ नहीं है, यहाँ अन्य स्वर है। आ से ई मिला तब ए बना है, आ से ए मिला तब ए बना है, आ से ऊ मिला तब ओ बना है, आ से ओ मिला तब औ बना है। तो ये हो गए हमारे विजातीय संधि स्वर। अब यहाँ तक अगर देखा जाए तो हमारे सामने जो ये वर्गीकरण आया है, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो आपकी जो स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि जो होती है, दीर्घ स्वर संधि आपकी यही रही।
दीर्घ स्वर संधि आपकी ये रही। सजाती है ना ये, जब सजाती मिलेंगे तो आपकी दीर्घ स्वर संधि ये रही आपकी हो गई सजाती में दीर्घ स्वर संधि होगी। अब विजातीय को हम दो भागों में विभक्त करेंगे। विजातीय को भी हम आगे बढ़ के दो भागों में विभक्त करेंगे। तो यहाँ तक आपका हो गया है और हम इसके आगे बढ़ते हैं और विजातीय को भी दो भागों में विभक्त करेंगे। अब हम विजातीय संधि स्वरों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। विजातीय को भी दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। कौन कौन से? गुण स्वर और नंबर दो आपका वृद्धि या मिश्रित स्वर। वृद्धि या मिश्रित स्वर। तो गुण स्वर आपके कौन कौन से होंगे? गुण स्वर क्या होगा आपका? वे स्वर जिनमें गुण स्वर संधि होती है। गुण स्वर संधि होती है। किनमें गुण स्वर संधि होती है? गुण स्वर संधि आपकी किसमें होती है? ए और ओ, ये हो गए आपके गुण स्वर। फिर आपकी आती है वृद्धि स्वर। वृद्धि में या मिश्रित स्वर। वे स्वर जिनमें वृद्धि स्वर संधि होती है। वे स्वर जिनमें वृद्धि स्वर संधि होती है। ये कौन कौन से हैं? ए आओ। तो यहाँ तक की बात क्लियर हुई। तो दोस्तों हमने सबसे पहला क्या देखा? व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर। इस आधार पर स्वरों को दो भागों में विभक्त किया गया। नंबर एक मूल स्वर और नंबर दो संधि स्वर। तो मूल स्वर हमारे कौन से थे? जो किन्हीं अन्य स्वरों के मेल से नहीं बने हुए थे, यानी वो बीजाक्षर थे, रूढ़ थे, वो उनका होना नैसर्गिक है, वो होंगे ही होंगे। उसके बाद उनके योग से जो बने थे उन्हें हमने संधि स्वर कहा। वे स्वर जो अन्य स्वरों की मेल से बने हुए होते हैं उन्हें हम स्वर संधि मतलब सॉरी, उन्हें हम संधि स्वर कहते हैं। तो बड़ा छोटा छोटी छोटा हुआ और री हमारे ये हो गए थे मूल स्वर हो गए थे। और संधि में हमारे इनके अलावा जो बचे सात थे वो संधि में आ गए थे। फिर हमने संधि को दो भागों में तोड़ा। संधि स्वरों को हमने दो भागों में तोड़ा। तो हमारे पास एक आया सजातीय, एक आया विजातीय। फिर हमने विजातीय को भी दो भागों में तोड़ा। तो विजातीय दो भागों में टूट कर आया, एक गुण स्वर, एक वृद्धि या मिश्रित स्वर। तो गुण स्वर कौन कौन से हुए? वे स्वर जिनमें गुण स्वर संधि होती है, ए और ओ। और वृद्धि या मिश्रित यानी वे स्वर जिनमें वृद्धि स्वर संधि होती है, ए और औ। तो हमारा पहला जो आधार है ये कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरा देखेंगे। इसके आगे अब हम दूसरे पर चलते हैं। नंबर दो जो होगा वो होगा जिह्वा के प्रयुक्त स्थान के आधार पर। नंबर दो जो होगा वो होगा जिह्वा के प्रयुक्त स्थान के आधार पर। यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो गई बातें, और इनको आप ध्यान से जब समझेंगे ना तो आपको संधि बहुत ही इजी लगने लगेगी। संधि अगर आप जैसे आप ढंग से वर्णमाला पढ़ लेते हैं, वर्णमाला अगर आपने ढंग से पढ़ लिया जैसे मैंने बताया है,
उसके बाद संधि आपको एकदम खिलवाड़ लगने लगेगी। संधि आप नहीं भी पढ़ के जाते हैं तब भी आप एग्जाम में सही कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि 3 चीज़ें बता दी गई। बाकी जो 2 बची हैं उनको आप आसानी से एलिमिनेशन से कर लेंगे, उनको आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेंगे। तो अब हम नंबर 2 देखते हैं। स्वरों के वर्गीकरण में नंबर 2 देखते हैं। जिह्वा के प्रयुक्त स्थान के आधार पर। जिह्वा के प्रयुक्त स्थान के आधार पर। जिह्वा के प्रयुक्त स्थान के आधार पर दोस्तों, जैसे कोई भी चीज़ हुई, अगर कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए ये डस्टर है, इस डस्टर को हम ऐसे लेते हैं, इसमें हमको क्या दिख रहा है, इसके कितने भाग दिख रहे हैं, इसके हमें 3 भाग दिखते हैं। एक छोर ये हो गया, एक छोर ये हो गया, और एक ये मध्य वाला भाग दिखता है हमको। तो सेम ऐसे ही हमारी जिह्वा है। तो जो हमारी जिह्वा है, हमारी जिह्वा ये हुई, ये हो गया इसका अग्रभाग, ये हो गया इसका पश्च, ये हो गया मध्य, ये आपका हो गया मध्य भाग। तो इन्हीं को हमें देखना है जिह्वा के प्रयुक्त स्थान के आधार पर। तो जिह्वा के प्रयुक्त स्थान के आधार पर स्वरों को 3 भागों में विभक्त किया गया है, एक पश्च, एक मध्य और एक अग्र। तो हम आगे इन्हीं को देखते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। तो दोस्तों अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर कौन कौन से होंगे? वे स्वर जिनका उच्चारण जिह्वा के अग्रभाग से होता है, उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। अग्रस्वर होते कितने हैं? अग्रस्वर हम किन्हें किन्हें कहेंगे? छोटी ई, बड़ी ई, री हो गया, फिर आपका ए हो गया और ए हो गया। छोटी ई, बड़ी ई, री, ए, ऐ। ये आपके हो गए अग्रस्वर। अब आपका आता है मध्य स्वर। मध्य स्वर किन्हें कहेंगे? वे स्वर जिनका उच्चारण जिह्वा के मध्य भाग से होता है, जिह्वा के मध्य भाग से होता है। तो जिह्वा के मध्य भाग से दोस्तों केवल एक ही स्वर का उच्चारण होता है, और वो कौन सा है आपका? वो है आपका छोटा आ। इसका जब हम आप उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण करेंगे आ, यानी मुंह में कहीं भी कंपन नहीं होता, बहुत थोड़ा सा हमारी जिह्वा जो है बीच में उठती है, मध्य में। आप जब शीशे में देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो मध्य स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण जिह्वा के मध्य भाग से होता है, उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर कितने होते हैं? एक, यानी जो छोटा आ है इसको हम मध्य स्वर कहते हैं। अब इसी तरीके से हम देखते हैं पश्च स्वर। पश्च स्वर कौन से होंगे? वे स्वर जिनका उच्चारण जिह्वा के पश्च भाग से होता है।
वह स्वर जिनका उच्चारण जीवा के पश्च भाग से होता है उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। तो अग्र स्वर में कौन कौन से हो गए? ई ई री ए और मध्य में कौन सा हुआ? आ। यानी 5 1 6 यहाँ हो गए। अब बचे हमारे पास कितने? 5 बचे हैं। आइए हम उनका नाम लिख लेते हैं जो पांचों बचे हुए हैं। तो कौन सा बचा है? बड़ा आ बचा है, और आपके पास ऊ बचा है, ऊ बचा है। उसके बाद बड़ा ऊ हो गया, ऊ के बाद बड़ा ऊ हो गया, उसके बाद ओ हो गया, औ हो गया। दोस्तों एक और इसमें हम देखेंगे, जो हमारा ये आगत है, आगत आ, इसका भी उच्चारण पश्च जीवा के पश्च भाग से ही होता है। तो ये दोस्तों हमारे दो प्रकार के जो वर्गीकरण है कंप्लीट हुए। नंबर एक, प्रयत्न या बनावट या रचना के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर। नंबर दो, जीवा के प्रयुक्त स्थान के आधार पर। तो दोस्तों जीवा के प्रयुक्त स्थान के आधार पर 3 प्रकार से हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्रस्वर वे स्वर जिनका उच्चारण जीवा के अग्रभाग से होता है उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? छोटी ई, बड़ी ई, री ए। और मध्य स्वर आपका कौन सा है? वे स्वर जिनका उच्चारण जिह्वा के मध्य भाग से होता है, ये छोटा आ हो गया। फिर आपके हो गए पश्च स्वर। वे स्वर जिनका उच्चारण जिह्वा के पश्च भाग से होता है उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। बड़ा आ, उ, बड़े उ, ओ, औ और आगत आ। तो ये हमारे 2 प्रकार हुए कंप्लीट। आइए अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या था हमारा? तीसरा हमारा था उच्चारण स्थान के आधार पर। क्योंकि हम स्वरों का देख रहे हैं तो यहाँ हम स्वरों का देख लेंगे, और जब हम व्यंजन का देखने लगेंगे तो वहाँ पर स्वर का एक बार फिर से जो है व्यंजनों के साथ देख लेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। अभी केवल हम स्वरों का ही देखेंगे, जिससे समय ज़्यादा न लगे, क्योंकि व्यंजनों का देखना ही है। जब व्यंजनों का देखेंगे तब उसी समय इसको फिर से एक बार वहाँ लिख देंगे। तो नंबर 3 हमारा क्या था? उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का विभाजन। नंबर 3, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का विभाजन। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का विभाजन। तो आइए अब देखते हैं उच्चारण स्थान। एक तरह हम मतलब इसे कॉलम जैसा बना लेते हैं। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। और जब उच्चारण होता है तो ध्वनि निकलती है ना, तो हम जो है इसको लिखेंगे ध्वनि। और अ, बस ठीक है, इतना ही ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो उच्चारण स्थान होता है, जो प्राणवायु हमारे अंदर से निकलती है, सबसे पहले हमारा कंठ आता है। कंठ, हमारा सबसे पहले कंठ आएगा, यानी ये जो जिसको कौवा बोलते हैं, ये सबसे पहले यहाँ यहाँ हमारी प्राणवायु आके टकराती है। इसके बाद तालु आते हैं। तालु किसे कहते हैं? जीभ के ऊपर जो उठा हुआ भाग होता है, जो गहरा सा होता है, ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, उसको हम तालु कहते हैं। उसके आगे हमारा जो दांत के पीछे उभरा हुआ भाग है, यानी जो दबे हुए भाग के बाद और दांत के पीछे जो उभरा हुआ भाग है, जिन्हें हम मसूड़ा कहते हैं, दांत के पीछे वाले मसूड़े को, उसे हम कहते हैं मूर्धा। उसके बाद हमारा आता है दंत। दंत के बाद हमारे ओष्ठ आते हैं। उसके बाद हमारी नासिका आती है। यही हमारे 5 जो हैं उच्चारण स्थान हैं। फिर इसके बाद हम जो है उच्चारण स्थानों का संयोग करके आगे वर्णों को लिखते हैं। तो सबसे पहले जो उच्चारण स्थान है हम उनको लिख लेते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। नज़दीक लिखें जिससे सारा आ जाए।
कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ये आपके हो गए 5 जो है ये मुख्य हैं। इसके बाद आपका आता है नासिका। नासिका के बाद क्या होगा आपका? कंठताल। कंठताल, उसके बाद आपका आएगा कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ, उसके बाद दंतोष्ठ। ये हमारे हो गए उच्चारण स्थान। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठतालु, कंठ ओष्ठ, दंतोष्ठ। तो हमारा अब देखिए दोस्तों, अब हम ये उच्चारण स्थान होगा और जो इनसे ध्वनियाँ हैं हम ध्वनियों को देखते हैं। तो ध्वनियों में सबसे पहले कंठ से क्या आएगा? आ, आ। तालु से क्या आएगा? ई, ई। उसके बाद मूर्धा से क्या आएगा? मूर्धा से री आएगा। दंत यानी दांत से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता है। दांत में स्वर तभी बोलेगा जब जिह्वा आपकी दांत से टकराएगी, तभी जो है दंत से बोला जाएगा। और जब दांत से अगर टकरा जाएगी जिह्वा, तब व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा, और व्यवधान उत्पन्न होगा तो स्वर रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि स्वर तो जो है स्वतंत्र होते हैं, बिना किसी बाधा के इनका उच्चारण किया जाता है। तो दांत से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता है, दंत से कोई भी स्वर आपका नहीं बोला जाएगा। फिर आपका आता है ओष्ठ। ओष्ठ से क्या बोला जाएगा? उ ऊ। ओष्ठ से आपका उ ऊ हो गया। नासिका, अब नासिका से भी कोई भी स्वर नहीं बोला जाता है। क्यों? क्योंकि नाक से जब हवा निकलेगी तो यानी कंठ से होते हुए निकलती है, नाक में जाती है, तो कोई भी स्वर नाक से नहीं बोला जाता है। नाक से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता है। अब आपका आता है कंठ तालु। कंठ तालु यानी मिश्रित है ना ये, कंठ तालु यानी मिश्रित है ये। तो देखिए आपका कंठ से क्या बोला जा रहा है? आ। और तालु से क्या बोला जा रहा है? ई। तो हमने अभी पीछे क्या पढ़ा था? पीछे हमने जब संधि स्वर पढ़ा था हमने वहां पर देखा था कि छोटा आ और छोटी ई, या बड़ा आ छोटी ई, या बड़ा आ बड़ी ई, इन इन चारों का अलग अलग मिलाने से हमें क्या मिल रहा था? ए मिल रहा था। कंठ तालु यानी कंठ और तालु को मिलाकर, कंठ और तालु को मिलाकर आपका ये बनेगा कंठ तालु। तो आ और ई मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? ए। और आ और ए मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? ऐ। ये हो गया। उसके बाद कंठोष्ठ। कंठ ओष्ठ। कंठ से क्या बोला जा रहा है? आ बोला जा रहा है। और ओष्ठ से क्या बोला जा रहा है? उ बोला जा रहा है। आ और उ के मेल से क्या बनता है दोस्तों? आ और उ के मेल से हमने संधि स्वरों में पढ़ा था कि आ और उ जब मिलाते हैं तो तब ओ बनता है। क्या बनता है? ओ बनता है। और जब आ और ओ मिलाएंगे तब क्या बनेगा? औ बनेगा। औ बनेगा। अब इसके बाद आता है दंत ओष्ठ। तो दोस्तों ओष्ठ, ओष्ठ जो है यानी ओठ, ओठ से तो बोल रहे हैं हम उ, लेकिन दंत से कोई भी ध्वनि का उच्चारण नहीं हो रहा है। दंत से किसी भी ध्वनि का उच्चारण नहीं हो रहा है, तो ये मेल नहीं मिलेगा, क्योंकि मेल मिलने का मतलब है कि दोनों से जो बोला जाए उसको मिलाया जाएगा, तो मिलकर जो संयुक्त ध्वनि उत्पन्न होगी वही हमारी ध्वनि बोली जाएगी। लेकिन दंत से कुछ भी नहीं उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पर संयोग नहीं होगा। तो दंतोष्ठ से कुछ नहीं बोला जाता है। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का विभाजन जो है दोस्तों, ये रहा हमारे सामने। कंठ से क्या बोला जा रहा है? कंठ से आपका आ बोला जा रहा है। तालु से ई बोला जा रहा है। मूर्धा से री बोला जा रहा है। दंत से कुछ नहीं बोला जाएगा, कोई भी स्वर नहीं बोला जाएगा। ओष्ठ से उ बोला जा रहा है। नासिका से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता है। कंठ तालु से ए बोला जा रहा है, और कंठ ओष्ठ से अ बोला जा रहा है। और दंत ओष्ठ से
कुछ नहीं बोला जा रहा है। तो ये हमारे 3 टाइप कंप्लीट हुए। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने स्वरों के वर्गीकरण में 3 टाइप हमने देखे। सबसे पहला रचना या बनावट के आधार पर, फिर उनके बाद हमने जिह्वा के प्रयुक्त स्थान के आधार पर, फिर उसके बाद हमने उच्चारण स्थान के आधार पर। तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का जो विभाजन है वो कुछ इस प्रकार से है कि कंठ और तालु से अ और ई बोला जाता है, मूर्धा से री बोला जाएगा, दंत से कुछ नहीं, ओष्ठ से उ, नासिका से कुछ नहीं, कंठ तालु से ए बोला जाता है। और ये कैसे बोला जाता है ये मैंने आपको बताया ही है। कंठ और तालु को जब हम मिला रहे हैं तो कंठ तालु मिलाने के बाद यानी अ और ई मिलाएंगे तो ए मिलेगा, फिर आ और ए मिलाएंगे तो ए मिल जाएगा। तो ये संयुक्त रूप हुआ इनका, दोनों मतलब मिला के संयुक्त रूप से हुए। फिर ऐसे ही कंठ और ओष्ठ, कंठ से आ बोला जा रहा है और ओष्ठ से आप देखेंगे तो उ बोला जा रहा है। आ और उ के योग से ओ बनता है और आ और ओ के योग से औ बनता है। और दंत से कोई भी ध्वनि नहीं बोली जा रही है, दंत से कोई भी स्वर नहीं बोला जा रहा है। तो ओष्ठ से तो हम ऊपर लिख ही चुके हैं, उ बोला जा रहा है। तो दंत से नहीं बोला जा रहा है और ओष्ठ से बोला जा रहा है, तो इनका कोई भी योग नहीं होगा, इसलिए इससे भी किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता। तो मुख्यतः स्वरों का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो इस प्रकार से है। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको ये काफ़ी यूज़फुल लगेगा और इसको आप नोट कर लीजिएगा और जिससे भविष्य में आपको रिवीजन करने के लिए या आगे जब आप पढ़ना चाहें इसको तो आपके लिए लाभदायक हो और आपको दोबारा दोबारा से ना लिखना पड़े। इससे डीप, जितना डीप मैंने बताया आपको रचना या बनावट के आधार पर, उसके बाहर कहीं कुछ नहीं जाना है। जितनी चीज़ें जो बताई गई हैं वो सब ऑथेंटिक बुक्स के ऊपर हैं और मतलब 4-5 बुक हैं, उनको मिला के ये पाठ्यक्रम आपका तैयार किया गया है और उन्हीं के आधार पर चीज़ें चल रही हैं। ये जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं एकदम जेन्युइन है। ये इससे अलग कुछ नहीं हो सकता, इससे अलग अगर कुछ होगा तो गलत हो जाएगा। क्योंकि ये मानक हिंदी के अनुसार चल रहा है और मानक हिंदी में आपका इसी प्रकार से है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और पसंद आई होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि क्या-क्या इसमें मैं चेंजेस ला सकता हूँ या अपनी शैली में या किसी भी प्रकार के जो भी सुझाव आपके हों आप दे सकते हैं, उनका स्वागत रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही और अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा और वीडियो को आगे भेजते रहिए जिससे और लोगों तक ये आसानी से पहुंच सके। और इन चीज़ों के लिए आप पैसा पे करते हैं तब आपको ये मिलती हैं। और यूट्यूब पर कई अन्य चैनल भी हैं जिन पर पढ़ाया जाता है, लेकिन वे लोग इस तरीके से क्रमवार तरीके से नहीं बताते हैं एक-एक चीज़ें इतना डीप, इतना अच्छे से। दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था पहले ही दिन कि हम आपको समग्र